ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th का हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एलसीएम को मैथ वाला एलसीएम मत समझना, शॉर्ट टर्म में बोला जाता है, आजकल शॉर्ट का जमाना है। एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम की जब हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हमने कर लिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था कि बिफोर कॉलिजन या जब भी बॉडी आपस में टकराती या फिर अगर नहीं भी टकरा रही है, कुछ ना कुछ अगर हिट हो रखा है, बम्बार्ड हो रहा है, तो उस टाइम पर पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसमें आपकी फर्स्ट आ जाती है रिकॉइल ऑफ गन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है। अब इसको आपको बड़ा ध्यान से देखना है। जब हम बात करते हैं गन की, ठीक है, आप गन नॉर्मल गन की बात कर रहे हो, तो जब हम गन जब चलाते हैं उस ट्रिगर को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो ट्रिगर को प्रेस करने से क्या होगा, बुलेट निकली, ठीक है। अब बुलेट फायर हुई तो बुलेट फायर कैसे होगी, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन आपने देखा हो कि अगर उसको इस चीज की नॉलेज नहीं है तो कभी कभी जो कंधा होता है, जो सोल्जर होता है हमारा, वो क्या हो जाता है, हर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब बुलेट आगे की तरफ निकल रही होती है तो हमारी जो गन है वो पीछे की तरफ मूव करेगी। तो उसके मूव की करने की वजह से जो हमारा, अगर मैंने ऐसे ही हमारे कंधे को स्टिफ रखा तो वो पीछे की तरफ मूव करेगी और मूव करेगी तो इसको हिट करेगी। लेकिन अगर मुझे इस चीज की नॉलेज है तो मैं अपना कंधा पहले ही मूव कर दूंगी तो ये मुझे हिट नहीं करेगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल ऑफ द गन। कि अगर हमारी बुलेट फायर हुई है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन तो हमारी गन भी पीछे की डायरेक्शन में मूव करती है, इसी को हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। तो इसमें आपका न्यूटन थर्ड लॉ भी आ गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। एज वेल एज हम किसकी बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम का यहाँ पर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एज इट इज रहता है। ये आपका क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखो गन तो मुझे इतनी खास बनानी आती नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं कि ये आपकी गन है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, गन, ओके। और यहाँ पर आपको क्या दे दिया, ट्रिगर, ये मैंने बोल दिया ट्रिगर। अब क्या होगा, नाउ मैंने कुछ फायरिंग की नहीं, मैंने इस ट्रिगर को प्रेस नहीं किया, कि जब मैं इस ट्रिगर को प्रेस नहीं करती हूँ, ठीक है, चलो यहाँ से मैं इसको लिख रही हूँ, when trigger T is pressed, the bullet is fired. The bullet is fired due to internal force, due to internal force of explosion of जो गन पाउडर होता है, एक्सप्लोजन ऑफ पाउडर इन कार्ट्रिज, जो हमारे कार्ट्रिज में होता है, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं कि बिफोर फायरिंग, ठीक है, बिफोर फायरिंग, अभी मैंने इस ट्रिगर को प्रेस नहीं किया है या ट्रिगर दबाने से पहले, बिफोर फायरिंग जो हमारी गन है वो भी किसके ऊपर है, रेस्ट पर है। हमारी गन क्या है, रेस्ट पर, और इसके अंदर जो बुलेट है वो भी क्या है, रेस्ट पर है। तो हमारा जो टोटल मोमेंटम हो गया दोनों का, टोटल मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। क्या हो चुका है आपका टोटल मोमेंटम, जीरो बिफोर फायरिंग। बट जैसे मैंने ट्रिगर को प्रेस किया तो हमारी बुलेट फायर होती है। क्यों? क्योंकि कार्ट्रिज के अंदर जो गन पाउडर है उसकी एक्सप्लोजन की वजह से, इंटरनल फोर्स की वजह से वहां पर क्या हो जाएगी, बुलेट फायर करेगी। तो जब ये बुलेट फायर करके गई है यहाँ से, ठीक है,
ये बुलेट क्या हो गई है, फायर करके गई है। तो इस बुलेट का मास मैंने क्या मान लिया, स्मॉल m, और इसकी जो वेलोसिटी है वो मैंने क्या मान ली, v, और ये इस स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ये जो गन है हमारे पास, इसका मास मैंने क्या मान लिया, m, और ये जो पीछे रिकॉइल होगी और जिस वेलोसिटी के साथ होगी उसको बोल दिया मैंने v। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि लेट m इज द मास ऑफ द बुलेट, v is velocity of bullet, clear है। here capital M is the mass of gun and capital V is the recoil velocity of gun। जो गन पीछे की तरफ आ रही है या हम सिंपल वेलोसिटी ऑफ गन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखो यहाँ पर। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसको रिकॉइल ऑफ गन का कैसे करते हैं। बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम इज 0, आफ्टर फायरिंग इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा गन का। देखो हमने कहा स्पेशल एक, यहाँ पर हम बात करें तो पूरा सिस्टम है गन और बुलेट। अगर आप ऐसे करोगे कि mv इज इक्वल टू mv, वो नहीं होगा, ठीक है। इनका मोमेंटम आपस में इक्वल हो ना हो, इक्वल हो वो तो अलग बात है, लेकिन जब हम बात करते हैं हम पूरे सिस्टम की टोटल मोमेंटम की बात करते हैं, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या हो जाएगा, गन का जो मोमेंटम है, यहां से देख लो, टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा, गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम। समझ में आ गया होगा आपको। गन का मोमेंटम क्या है, mv, मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन। बुलेट का क्या है, कैपिटल mv। तो ये था आपका आफ्टर फायरिंग और वो था आपका बिफोर फायरिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो आपने यहां से क्या देखा, तो ये टोटल मोमेंटम था बिफोर फायरिंग, ठीक है। अब आफ्टर फायरिंग ये था और बिफोर क्या था, 0। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लगा दिया, दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। तो यहां से हमने क्या देखा, mv इज इक्वल टू माइनस mv, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, mv इज इक्वल टू माइनस mv, और अगर मैं v निकालूं तो मैं यहां से v कैसे निकाल सकती हूँ, माइनस mv अपॉन में कैपिटल M। v यहाँ पर होगी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। mv मोमेंटम हो गया हमारे पास बुलेट का, और कैपिटल M क्या हो जाएगा, मास ऑफ द गन। तो अगर मुझे ये पता हो कि मेरी जो बुलेट है उसका मास कितना है, किस वेलोसिटी के साथ वो फायर हुई है, और मास ऑफ द गन क्या है, तो मैं जो वेलोसिटी, जो रिकॉइल वेलोसिटी है गन की, वो भी निकाल सकती हूँ। आपने यहाँ से ध्यान से देखा होगा, हेयर नेगेटिव साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर हमारे पास जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है, तो गन की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, उनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी। तो ये आपने क्या देखा है, रिकॉइल ऑफ गन। क्या देखा आपने, ये रिकॉइल ऑफ गन। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी इसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस, आप कितनी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ले लो, चाहे आप 2 बॉल को हिट करवा रहे हो उसमें भी आपका आ जाता है, ठीक है। रॉकेट propulsion भी आ जाता है कि रॉकेट किस तरीके से मूव करता है, उसमें मोमेंटम कैसे रहेगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की,
तो ए बॉम्ब सेल फायर्ड, ठीक है, ए बॉम्ब सेल फायर्ड। तो आप इजीली समझ गए होंगे कि ये एक बॉम्ब है, एक हमारे पास क्या है, बॉम्ब है, और ये धागा, ठीक है। तो जब तक आपने यहाँ पर इसने जब तक फायरिंग नहीं की, मतलब ए बॉम्ब सेल फायर्ड, ठीक है, जब तक यहाँ पर एक्सप्लोजन नहीं हुआ तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। टोटल मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। जब तक ये बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं हुआ टोटल मोमेंटम क्या था, जीरो। लेकिन जैसे ये बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, ठीक है, फट जाता है, तो क्या होगा, फटने पे क्या होगा कि इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, इसके मान लो कि हमने दो फ्रेगमेंट्स ले लिए हैं, दो छोटे टुकड़े ले लिए हैं, वो एक इधर डायरेक्शन में गया और एक इधर डायरेक्शन में गया, उसका मास मैंने ले लिया m1, उसकी वेलोसिटी ले ली v1, इसका मास m2 ले लिया, वेलोसिटी क्या ले ली, v2। तो आपने क्या देखा कि अब जो टोटल मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस में m2 v2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ हम इजीली समझ गए हैं कि नेगेटिव क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन। तो जब बम फटता है तो क्या होगा कि उसके यूं नहीं कि सारे के सारे जो टुकड़े हैं जो वो एक ही डायरेक्शन में चले गए, नहीं, ठीक है, बम फटा इस डायरेक्शन में उसके वो जो फ्रेगमेंट्स हैं वो अलग अलग चले जाते हैं टू कीप द कंजर्वेशन या टू कीप द मोमेंटम कंजर्व। तो हमारे पास बिफोर मोमेंटम जीरो था, तो आफ्टर मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, सिस्टम का मोमेंटम शुड बी जीरो। तो टू कीप जीरो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। बेशक इसका m1 अलग हो, v1 अलग हो, m2 अलग हो, v2 अलग हो, लेकिन इनका टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये आपका था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलो मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करती हूँ, ऐसी आपकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ए फील्ड गन ऑफ मास 15 kg, a field gun of 15 kg fire a cell of 150 gram of velocity, वो किस वेलोसिटी के साथ मूव करे, with a velocity 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट दी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपने क्या देखा, आपको पता चल गया होगा रिकॉइल ऑफ गन का आपने इसमें यूज किया है, ठीक है। तो इजीली आपका जो m हमने क्या माना था, स्मॉल m, मास ऑफ द बुलेट वो आपको दे दिया है 150 ग्राम। इसको कन्वर्ट कर दो केजी में, 150 बाय 1000, ठीक है। तो आपका हो गया 15 बाय 100 ना, ले लो। उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल v, वो आपको दे दी है 150 मीटर पर सेकेंड। कैपिटल M आपको दे दिया है 15 kg। नाउ आपसे क्या पूछा गया है, कैपिटल V पूछा गया है। तो इजीली आपको पता ही है फॉर्मूला, mv प्लस में स्मॉल mv क्या था, 0। तो mv इज इक्वल टू माइनस mv। तो v आपका क्या हो जाएगा, mv। डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से निकालो v का, माइनस m कितना दे रखा है, 15 बाय 100। v आपको कितना दे रखा है, 150, ठीक है, 15 बाय 100। और यहाँ पर आपको कितना दे रखा है,
150 दे रखा है। नाउ आपका कैपिटल M कितना है 15 kg है। क्लियर है? तो यहाँ से 0 से 0 गया। नाउ कैपिटल V 15 इंटू 15 और ये 10 एज इट इज आ जाएगा। 15 से कैंसिल तो V आपका आ गया -15/10, यानी रिकॉइल वेलोसिटी आपकी आ चुकी है 1.5 मीटर पर सेकेंड और ऑब्वियसली नेगेटिव क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपका क्या था, इजी न्यूमेरिकल था, आ गया होगा। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है, ये इजी था जो रिकॉइल ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें आपको रिकॉइल वेलोसिटी गन की बतानी थी। जब आपको क्या गिवन था, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट एंड मास ऑफ द गन। नाउ हम बात करते हैं okay, a hunter of 45 kg is standing on ice. Thus a bullet on 100 gram with a velocity of 500 meter per second by a gun of 5 kg. Find the recoil velocity of the hunter. हमारे पास क्या है कि a hunter of 45 kg is standing on ice, fire ए बुलेट। ठीक है, उस बुलेट का मास कितना दे रखा है, ऑफ 100 ग्राम। बुलेट का मास आपको कितना दे दिया है, 100 ग्राम विद ए वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपको क्या दे दी है, 500 मीटर पर सेकेंड बाय ए गन ऑफ 5 kg। ठीक है, फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ हंटर। आपको हंटर की रिकॉइल वेलोसिटी बतानी। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक शिकारी है, बर्फ के ऊपर खड़ा है। ठीक है, उसके हाथ में एक गन है और उसने उस गन से बुलेट को फायर किया। तो ऑब्वियसली बुलेट को फायर किया तो बुलेट फायर हुई, एक डायरेक्शन में गई। ठीक है, तो हमें उस हंटर की क्या बतानी है, रिकॉइल वेलोसिटी बतानी है। आइस पे खड़े रहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर बुलेट फायर हुई है इस डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली हमें पता है कि गन की क्या होगी, रिकॉइल वेलोसिटी होगी। तो गन उससे क्या आएगी, पीछे की तरफ आएगी। तो वो जितनी पीछे की तरफ आएगी तो हंटर भी क्या आएगा, उतना ही पीछे आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिकॉइल वेलोसिटी हंटर की है और जो गन की रिकॉइल वेलोसिटी वो दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। हंटर की रिकॉइल वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी गन की रिकॉइल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ हंटर इज इक्वल टू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अच्छा, जब उसने फायर नहीं किया था तो उस स्टेट में गन भी वहीं पर थी, बुलेट भी वहीं पर थी और हंटर भी वहीं पर था। देयर इज नो मूवमेंट, तो देयर इज नो वेलोसिटी एंड टोटल मोमेंटम क्या हो गया, 0। तो बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम हो गया 0, बट आफ्टर फायरिंग क्या होगा, आफ्टर फायरिंग क्या होगा भाई, गन भी मूव करिए तो गन का भी मोमेंटम है, बुलेट मूव करिए तो बुलेट का भी मोमेंटम, और साथ में हंटर भी मूव करे क्योंकि वो आइस पे खड़ा है, तो देयर इज नो फ्रिक्शन। तो इसलिए हमारे पास टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, P गन हंटर प्लस बुलेट।
टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा आफ्टर फायरिंग? गन का मोमेंटम, हंटर का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम। चलो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ मैं बात करती हूँ किसकी? गन की। तो टोटल मोमेंटम यहां से मैं निकाल लेती हूँ, मोमेंटम ऑफ गन मास इनटू वी। तो हंटर का मास, हंटर का भी मोमेंटम मास ऑफ हंटर, या मैंने गन ले लिया, इनटू में वी। देखो रिकॉइल वेलोसिटी गन की और हंटर की क्या होगी? सेम, इसलिए मैंने इसको वी से ही डिनोट कर दिया है। प्लस में बुलेट का मास और उसकी वेलोसिटी। गन का मास कितना था? 5 kg, यहाँ पे आपको दे रखा है गन का मास 5 kg है, हंटर का 45 kg है और बुलेट का दे रखा है 100 ग्राम। तो बुलेट का हो गया 100 ग्राम, तो ये हो गया 1000, तो m आ जाएगा 1/10। ठीक है, तो ये आ जाएगी 5v। क्लियर है? हंटर का मास कितना दे रखा है? 45 और v, क्योंकि रिकॉइल वेलोसिटी दोनों की क्या होगी? इक्वल होगी। नाउ मास हमारे पास बुलेट का कितना दे रखा है? 1/10 kg। ठीक है, और वेलोसिटी यहाँ पर आपको कितनी दे रखी है? 500 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? कट गया 45v प्लस 5v 50v, और ये हो गया 50। तो ये है टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, और बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम इज 0। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 50v प्लस में 50 इज इक्वल टू 0। तो 50v माइनस 50, तो v आपकी क्या हो जाएगी? -1 मीटर पर सेकेंड। तो ये रिकॉइल वेलोसिटी गन की होगी एज वेल एज रिकॉइल वेलोसिटी हंटर की होगी। पॉइंट क्लियर है? तो इजीली आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। ठीक है, एज वेल एज आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है। ठीक है, जैसे आपको एक सिंपली दे रखा है कि इस तरीके से इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है और हम फोर्स इधर से लगा रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं। ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पर और स्प्रिंग, मैं इसको इस तरीके से खींच रही हूँ इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो A है और ये B है, ये A है वो 1.5 न्यूटन फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो अगर इस तरीके से मैं इसको इधर से खींच रही हूँ, इधर से खींच रही हूँ, दोनों में स्प्रिंग है, अगर मैं दोनों को इक्वल फोर्स से खींच रही हूँ इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अगर इसको जो सिस्टम A अगर 1.5 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो सिमिलरली 1.5 न्यूटन फोर्स B भी एक्सपीरियंस करेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम। ठीक है, कि ये हमारे पास एक टेबल है, ये क्या आपका एक टेबल है। ठीक है, इधर आपका एक टेबल हो गया, इधर चलो ये टेबल आपका, इस टेबल के ऊपर मैंने रखी है बुक। समझ गए होगे आप। ये मैंने एक प्रॉब्लम ली भी थी अभी, इसके बारे में पढ़ा भी था लास्ट वीडियो में। तो ये बुक है और ये आपका क्या है? टेबल है। ठीक है, दिस इज योर बुक एंड टेबल। बुक का जो वेट है, वेट ऑफ बुक, या मैं बोल सकती हूँ फोर्स एक्सर्टेड बाय बुक ऑन द टेबल इज, मान लिया मैंने 8 न्यूटन। ठीक है, ये बुक का जो वेट है, ठीक है, या मैं बोल सकती हूँ फोर्स एक्सर्टेड बाय बुक ऑन दी टेबल वो हमारे पास 8 न्यूटन है, या मैं सिंपल बोल सकती हूँ वेट ऑफ बुक आपका क्या दे रखा है? 8 न्यूटन है। ठीक है, साथ में जो एक आदमी है वो उस बुक को प्रेस कर रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद फोर्स 2 न्यूटन। प्रेस बुक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 2 न्यूटन। फाइंड आउट force exerted by table on book। क्लियर है? आपको फाइंड आउट करना है।
बुक का वेट आपको 8 न्यूटन दे रखा है, साथ वो जो आदमी है उसने बुक को प्रेस किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद फोर्स 2 न्यूटन। तो फाइंड आउट करनी है फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन बुक। तो इस बुक का जो वेट है वो आपको दे दिया है, ठीक है। साथ में जो एक इंसान है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रखी है उसने, और वो फोर्स कितनी है, 2 न्यूटन है, ठीक है। नाउ आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो टेबल है ये इस बुक के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसको सिंपली लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि ये टेबल है, ठीक है, ये क्या है, टेबल है। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, क्लियरली दिखाई देगा। और ये बुक है। आप यहाँ से देख रहे हो कि वेट की डायरेक्शन में क्या होती है, डाउनवर्ड है, और जो आदमी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो भी क्या है, डाउनवर्ड है। तो ये जो डाउनवर्ड वाली फोर्स है ये एक दूसरे के क्या हो जाएगी, ऐड। डाउनवर्ड वाली फोर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती हैं, और डाउनवर्ड और अपवर्ड हो तो वो क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए दोनों फोर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और ये 8 न्यूटन प्लस में 2 न्यूटन कितनी हो जाएगी, 10 न्यूटन, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स आई है वो आपकी 10 न्यूटन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और आपको पूछा गया है कि फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन द बुक। तो नॉर्मली आपसे क्या पूछ रहा है, जनरली आपसे क्या पूछ रहा है, नॉर्मल फोर्स के बारे में पूछ रहा है, जो कि जिसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अपवर्ड होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ से n हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 न्यूटन के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स है वो आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, 10 न्यूटन के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि बैलेंस्ड है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये क्या एक दूसरे के इक्वल है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम थोड़े ग्राफ की टर्म्स में करेंगे, क्योंकि हमने ग्राफ लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से किए थे। तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि ये आपको गिवन है ग्राफ, और ये ग्राफ आपका वीटी ग्राफ है, ये ग्राफ आपका क्या है, वीटी ग्राफ है, ठीक है। ये 10, 20 और ये आपका हो गया 30। ओके, नाउ ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड इसको मैंने मान लिया 8, ठीक है। आपका 30 से 6 पे दिस इज योर पॉइंट, और इस तरीके से आपको एक गिवन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ ए फ्लोर। आपको फिगर में गिवन है, फाइंड द, क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, एक्टिंग ऑन द बॉल if mass of the ball is 50 gram, mass of the ball is 50 gram। चलो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। आपको इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है, और ग्राफ की हेल्प से हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो आपका पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपको गिवन है, आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। फर्स्टली आप अगर आप ध्यान से देख रहोगे यहाँ पर ग्राम है, लेकिन हमारी जो न्यूटन है वो किसमें थी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब इस यूनिट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, केजी में। बच्चे ये बहुत गलतियां करते हैं कि जैसे यूनिट रखी होती है उसी यूनिट में ही आंसर निकालेंगे, नहीं, आपको स्टैंडर्ड यूनिट में आंसर निकालना होता है। तो आप यहाँ पर इसको चेंज करोगे, ये आपका हो जाएगा 5/100 kg। क्लियर पॉइंट। नाउ हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो आप एक्सेलरेशन बहुत इजीली निकाल सकते हो। ग्राफ में आपने क्या निकाला था, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। इसका स्लोप निकाल दो, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो किसके इक्वल, आपका एक्सेलरेशन, या आप सिंपली v माइनस u बाई टी, यही हो जाएगा आपका। इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, यहाँ पर 30 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, 30 है।
फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है, इनिशियल टाइम आपका क्या है 0 है और फाइनल टाइम आपका क्या है 6 है। तो आप यहाँ पर पुट कर दो, a इज इक्वल टू v हो गया 0, u हो गया आपका 30, ठीक है, t आपका हो गया 6 माइनस में 0, तो a आपका हो गया -30/6, तो a कितना निकल कर आया -5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आपका आ चुका है -5। ऑब्वियसली ये नेगेटिव स्लोप है, इसलिए आपका एक्सेलरेशन भी क्या आ गया नेगेटिव। चलो हम फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, 5/100 इंटू में -5, ठीक है, तो आपका क्या आ गया -25/100, तो हमारी फोर्स की वैल्यू आ चुकी है -0.25 न्यूटन। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। तो इसी तरीके से आप अपनी इस चैप्टर की इंटेक्स क्वेश्चंस को और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई थिंक चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स और फ्री बॉडी डायग्राम, कुछ एनटीएससी का पार्ट करेंगे, ठीक है, जो एनटीएससी में इम्पॉर्टेंट है उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको ये जितना करवाया उसको अच्छे से करो, नोट डाउन करो और जो डाउट्स हो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दो। थैंक यू स्टूडेंट्स।